हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 12 मार्च और 12 मार्च को देख लेंगे कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में आए हुए हैं और एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला देखिए चुनावी बॉन्ड को लेकर। आपको पता है ना, चुनावी बॉन्ड को जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया गया, असंवैधानिक करार दे दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ याद रखिएगा आर्टिकल 137 जो है डील करता है आपके ये अधिकार से कि किसी भी सरकार के किसी भी योजना का, अधिनियम का यहाँ पे क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसका वैलिडिटी चेक करता है, क्या ये संविधान के अनुकूल है या नहीं है। आपको बता दें आर्टिकल 137 के तहत जब इसका रिव्यू किया गया, रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट को है, रिव्यू किया गया तो पता चलता है कि यहाँ पे आर्टिकल 19, ठीक है, और आरटीआई जो एक्ट है 2005 उसका क्या हो रहा था, वायलेशन कर रहा था। तो इसी के आधार पर चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म कर दिया गया। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अवमानना जो होता है ना, इससे प्रश्न कैसे पूछे गए थे कि अवमानना को लेकर जो है ना, जो पावर बना, जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट को भी और संसद को भी पावर दिया गया। ये यूपीएससी में क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो ये अवमानना जो वर्ड है ना, मैं यहाँ पे क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया गया। यहाँ से प्रश्न जो है पूछे गए, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और जो भी होगा इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूंगा। आज चुनावी बॉन्ड योजना याद रखिएगा, 2024 को यहाँ पे क्या कर दिया गया, 2024 15 फरवरी को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, असंवैधानिक करार दे दिया गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कौन लोग इसको वोट पैसा दे रहा है, ठीक है, इस बॉन्ड के तहत कौन पैसा दे रहा है किस पार्टी को, ये हमको पता ही नहीं। और लोकतंत्र में क्या होता है, जो वोट देने वाले हैं, जो नागरिक हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो पैसा लाता कहाँ से है, उस पैसों का खर्च कहाँ कर रहा है, ये सब पता होना चाहिए लोकतंत्र में, तभी तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया। दूसरा में आइए यहाँ पे सिटीजन को लेकर। देखिए यहाँ पे अब सीए से क्वेश्चन पूछ लेगा तो लोगों को लगेगा ये तो 2019 वाला मुद्दा था, तो अभी क्यों पूछ लिया, क्योंकि न्यूज़ में आता है तभी पूछता है। इसलिए पेपर को पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी होता है। और किसी एग्जाम में देखोगे कि जो है बहुत सारी जो फैक्ट को ना 2019 में जब ये बहुत मुद्दा गरमाया था और अभी पूछ देगा, तो बच्चे लोग क्या बोलेंगे, ये पुराना क्यों पूछ दिया। ठीक है, तो इस तरह से डरना नहीं है, ये न्यूज़ में आता है तभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से जो भी आने वाले जो है ना, जो अल्पसंख्यक है, जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक है, यहाँ पे क्या होता है ना, जब जैसे पाकिस्तान में आप देखोगे, बांग्लादेश में देखोगे, तो वहाँ पे हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध, जैन, पारसी, अभी मैं देखूंगा आगे यहाँ पे, उन लोगों को क्या किया जाता है, वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। तो वो लोग क्या होता है, फिर अपनी जान बचाने के लिए फिर भारत में शरण लेते हैं, तो उन्हीं को नागरिकता देने का काम करेगा ये। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें मुस्लिम नहीं है, क्योंकि इन देशों में मुस्लिम जो है ना मेजोरिटी में आते हैं, और यहाँ पे ये जो है हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब क्या होते हैं वहाँ पे माइनॉरिटी में आते हैं, तो उनको यहाँ पे नागरिकता देना है। ठीक है, चलिए एक आपको बता दें, आर्टिकल हमारे जो संविधान में आर्टिकल 2 से लेकर, ठीक है, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल जो 5 से 11 है ना, वो हमारा क्या चीज़ को डील करता है, वो करता है हमारे सिटीजन को, नागरिकता को लेकर डील करता है। भाग भी याद रखिए, जो पार्ट है ना, पार्ट 2 क्या डील करता है, हमारा सिटीजन को लेकर डील करता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, मैं आपको यहाँ पे अलर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या बात है करेंगे हम लोग आगे, आर्टिकल 5 से 11 जो है, और आपको सिटीजन अगर भारत में बनना है ना, 5 तरीके होते हैं। एक होता है कि अब रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बनोगे, एक होता है जन्म के अधिकार पे बनोगे, एक होता है देशीयकरण के जो है आधार पे बनोगे, और 2 और भी होते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा उसको। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और नागरिकता त्यागने का भी जो है बहुत सारे यहाँ पे मतलब 5 यहाँ पर भी कारण है कि आप कैसे कैसे जो है अपनी नागरिकता को खत्म कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए सीईए का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा, वनडे एग्जाम में। फिर आपको बता दें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये जो है 6 धर्म के लोग हैं, उनको जो नागरिकता देने का काम करेगा। पहले क्या था कि आपको नागरिकता बनना है तो आपको यहाँ 11 साल रहना होगा, कहाँ, भारत में 11 साल रहना होगा, लेकिन उस संख्या 11 साल को घटा के आप क्या कर दिया गया, 6 साल कर दिया गया। ये भी याद रखिएगा, यूपीएससी में फ्रेम करके स्टेटमेंट बना के। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या चीज़ को लेकर बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है इसमें, अगर मुझे ऐसा लगता है। हाँ, एक अफगानिस्तान वाला देख लीजिएगा। पिछले बार जो है 2022 में जब क्वेश्चन पूछा था ना, तो अफगानिस्तान जो है कितने देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आप पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला को भी देख लीजिएगा। पाकिस्तान भी जो है किन किन देशों के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, जैसे भारत के साथ करता है। फिर आपको बता दें यहाँ पर भारत के साथ अफगानिस्तान के साथ भी करता है। तो इन तमाम आप देशों को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये जो है रहेगा महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, याद रखिएगा मिशन दिव्य शास्त्र क्या है। तो मिशन दिव्य शास्त्र वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गया कि मिशन दिव्य शास्त्र जो है ना, ये आपका अग्नि 5 जो मिसाइल है ना, उसके परीक्षण से, उसके विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग यहाँ पे बात कर देते हैं निर्वाचन आयुक्त को लेकर। आपको पता ही आर्टिकल हमारा 324 आर्टिकल 324 डील करता है चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से डील करता है। ठीक है,
और आपको बता दें जो इलेक्शन कमीशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि कौन सा जो है बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सा जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको बता दें कि जैसे महिला आयोग हो गया, फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, ये सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया है और जिसका वर्णन संविधान में है वो हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, ओबीसी आयोग हो गया, फिर अनुसूचित जाति आयोग हो गया, ये सब क्या हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। फाइनेंस कमीशन क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आपको अलर्ट रहना है। आर्टिकल 324 जो हमारा निर्वाचन आयोग से जो है डील करता है और आपको बता दें कि निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है हमारे राष्ट्रपति करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इस नामों का सिफारिश एक पैनल करती है, एक कमेटी करती है जिसके हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये जो है हेड करेंगे और साथ में क्या होंगे, एक लोकसभा के जो अपोजिशन लीडर हैं वो होंगे साथ में, अपोजिशन लीडर, साथ में एक और होंगे कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। तो ये पैनल जिस नाम को सिफारिश करेगी राष्ट्रपति उनको अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है यहाँ पे 6 सप्ताह में करे भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण। आपको पता ही है ना, अभी जितने भी जो मंदिरों को तोड़ के जो मस्जिद बनाए गए थे तो उसको लेकर जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और यहाँ की जो जनता जो यहाँ पे काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है कि जो चीज़ हमारी संस्कृति जो कल्चर है उसको जो है तहस नहस ना किया जाए, ठीक है। जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, ठीक है। तो उसी के दिशा में आपको पता ही है भोजशाला जो है यहाँ पे सर्वेक्षण करने के बाद हुआ। क्वेश्चन कैसे पूछता है यूपीएससी, ये सब कहानी ठीक है। पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपको बता दें संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है और ये जो है यूपीएससी में 2 दफा एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय, आप इसको याद रखेंगे, ठीक। चलिए इसके बाद आगे हम लोग जब बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट में क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, देखिए आगे जब मूव करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी जो आपको पता ही है ना, इनको जो है नोबेल प्राइज मिल चुका है और बच्चों के विकास के लिए जो इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला हुआ, यहाँ तक ठीक है। यहाँ याद रखिएगा आर्टिकल 24 जो संविधान का हमारा वो डील करता है बच्चों के अधिकार से जुड़ा हुआ, ठीक है। हमारे संविधान में आर्टिकल 45 भी बच्चों के अधिकार से ही बात करता है। आर्टिकल 24, आर्टिकल 45 पता ना, 6 से अगर बच्चे हैं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, तो उनका पालन पोषण करना भी जो है हमारा डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य का अधिकार आता है, ये भी हो गया। फिर आपको बता दें कि आर्टिकल 21A आपने पढ़ा ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 वाला, इसमें क्या है कि जो भी 6 से 14 वर्ष के कम के बच्चे हैं उनको जो है आपको कंपलसरी जो एजुकेशन देना, प्राइमरी एजुकेशन देना उनको कंपलसरी, याद है। तो बच्चों से जो संबंधित जो आर्टिकल है पूछ सकता है कि बच्चों के विकास के लिए कौन कौन से संविधान में प्रावधान किए गए, तो आपको इसी चीज़ का जिक्र करना है। ये मेंस आंसर राइटिंग हो गया। लेकिन प्रीलिम के हिसाब से आपको पूछेगा कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला हुआ था, बच्चों के जो है के लिए काम करते हैं। और आपको ये बता दें आर्टिकल 24 जो है डील करता है आपका ऐसे उद्योगों में आप नहीं काम करवाओगे बच्चों को जो कि आपके क्या होंगे, खतरनाक जो है नेचर के होंगे, ठीक है। तो इस तरह के आर्टिकल को आपको याद रखना होगा। और आर्टिकल 23 आपको पता है ना, बॉन्डेड लेबर जो होते हैं, जो है बंधुआ मजदूरी जो है उसको जो यहाँ पे क्या करता है के बारे में डील करता है कि आप इस तरह का काम नहीं करोगे। चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे। हम लोग महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछेगा मैं उसी को डील करता हूँ, ताकि आप लोग जो पेपर जो है ना आपके लिए महत्वपूर्ण रहे। पेपर को पढ़ना कैसे है, कैसे चीज़ों को देखना है, ये चीज़ आप सीख जाएंगे यहाँ पे। मुझे कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे पता है काफ़ी, मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस है पेपर का मुझे, तो कैसे चीज़ों को डील करना है ये हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए चीन का जो 1 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर देखिए यहाँ पे क्या परिणाम है और क्या दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। भारत आपको पता है ना, पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत जो है नंबर 1 हो गया पूरे पॉपुलेशन में, ठीक है। यहाँ पर भी जो है चाइना वाला जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाने की बात कभी कभी आपको खबरों में सुनते होंगे आप लोग, ठीक है। तो याद रखिए इसके दुष्परिणाम क्या है। अभी क्या हो गया, 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है चाइना ने अपनाया था, अब वहाँ पर पॉपुलेशन जो गिर रहा है, ठीक है, वहाँ पर पॉपुलेशन गिर रहा है, वहाँ पे युवा आबादी भी कम हो रहा है, तो उसको अब क्या कर रही सरकार कि 3 बच्चे का 3rd चाइल्ड पॉलिसी का जो लेकर यहाँ पर नीतियाँ बना रही है। और देखिए यहाँ पे प्रचार वगैरह भी पूरा कर रही है। ये देखिए माता पिता हो गए, उनके 3 बच्चे हैं, यहाँ पे 1 2 1 3, पहले मतलब होर्डिंग वगैरह पिक्चरिंग वगैरह सब कर रहे हैं कि अब जो है 3 बच्चों को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। इसके दुष्परिणाम में देखोगे ना तो जो भयानक असमानता आ गया था। देखिए मान लीजिए 1 चाइल्ड पॉलिसी में क्या होता है, जिसके बच्चे जो है बेबी गर्ल आ गई, ठीक है, तो उसको नहीं पसंद करते थे, ठीक है, उसको छोड़ देते थे घर से बाहर या उसका हत्या कर देते थे, और ऐसा अबॉर्शन करके, मतलब वहाँ पे लिंग असमानता में बहुत जो है यहाँ पे देखा गया, बड़ा जो है फर्क देखा गया। ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा, ठीक है, वहाँ डील कर देता हूँ आपको। दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे युवा पॉपुलेशन भी जो यहाँ पे कम हो गया,
और प्रोडक्टिविटी वाला जो पॉपुलेशन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो इससे अर्थव्यवस्था में क्या होता है, नुकसान पहुंचते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर की गई है। इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हो और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में जो है हमने शेयर कर चुका है। जो भी ज्वाइन होंगे आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए मालदीव को लेकर आपको पता ही ना, मालदीव को लेकर जो यहाँ पे कितना जो है मुद्दा आपको गरमाया था यहाँ पे, क्योंकि मालदीव जो है, जो भारतीय सैनिक है वहाँ पे जो तैनात थे मालदीव में, उसको हटा रहा है। जो अभी क्या वहाँ का राष्ट्रपति जो है मुइजू, याद रखें, आपको पता है ना मुइजू, वहाँ का राष्ट्रपति जो है भारतीय सैनिक को हटा रहा है कि बोल रहा है कि यहाँ पे मेरा संप्रभुता है और हम किसी भी देश का जो यहाँ पे दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप कृपया करके यहाँ से आप यहाँ पे हट जाइए। ये सब क्या कर रहा है, ये जो राष्ट्रपति जो इस तरह का बात कर रहा है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आके कर रहा है। ठीक है, चाइना के इन्फ्लुएंस में, याद रखिएगा। खैर ये तो राजनीतिक मुद्दा, उसको देखेंगे, एग्जाम में पूछेगा कैसे। आपको पता है ये अपना भारत है, ये श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव देखने को मिलेगा, अपना लक्षद्वीप यहाँ पे। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में पास करता है 8 डिग्री चैनल, ये एग्जाम में पूछा गया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और आपको ये भी बता दें, ये मालदीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगा ना, मन्नार वाला। फिर यहाँ पे आपको कच्छ की खाड़ी। तो इन तमाम जगह में एटॉल्स देखने को मिलेगा, प्रवाल भित्ति देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। सुंदरबन जो इलाका है वहाँ पे आपको एटॉल्स या प्रवाल भित्ति देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यूएन को लेकर कई दफा से जो है ना हमारा प्रयासरत है भारत का कि उसको परमानेंट मेंबर बनाया जाए भारत को। क्यों, देखिए इनका नाम याद रखिएगा, ये है रुचिरा कंबोज और संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत एम्बेसडर है, परमानेंट वाले। ठीक है, इन्होंने ही जो है अपने बात को रखा है कि भारत को अब जो है परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए उसकी बात करेंगे। पहला देख लीजिए, अब जो है 193 देश है यहाँ पे, इसमें 193 देश है। ठीक है, ये संस्था यूएन में, और इसमें मात्र 5 ही जो है ऐसे देश है जिसको वीटो पावर मिला हुआ है, जिसको परमानेंट मेंबर मिला हुआ। अब बताइए 193 देशों का प्रतिनिधि मात्र 5 ही देश होगा। अब भारत कुछ नहीं, भारत का पॉपुलेशन नंबर 1 में हो गया, भारत का जीडीपी जो मतलब अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो 5th लार्जेस्ट कंट्री है। फिर यूनाइटेड जो पीस अभियान में भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, अपने नीतियों में यूएन का जो है यहाँ पे नियमों का पालन करता है। ठीक है, और जब भी कभी आपदा और विपदा आता है तो भारत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, देशों को सहयोग करता है। तो ये सब चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिएगा, नहीं ना। तो अब जो समय आ गया है कि यूएन में सुधार हो। ये 1945 में बना था ये संस्था, तो उस हिसाब से उस समय का दृष्टिकोण जो था, उस समय जो देश का जो सिनारियो था उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था वो। ठीक है, लेकिन आज 2024 का डेट है और आज जो है यहाँ पे विकसित जो विकासशील जो देश है ना उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पे नहीं मिल पा रहा। तो भारत के साथ कोई कुछ और भी जो देश है उनको परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए, भारत इसका समर्थन करता है। ठीक है, आप यहाँ पे याद रखिएगा प्रीलिम फैक्ट से, अमेरिका को, रूस को, चाइना को, ब्रिटेन को और फ्रांस को जो है यहाँ पे वीटो पावर मिला हुआ। और ये लोग क्या करते हैं, ये 5 कंट्री देश है, वो अपना हित ही देखते हैं। मान ली कोई भी मसला या मुद्दा आ गया ना वैश्विक वाला, तो देखते हैं कि हमको तो इफेक्ट नहीं ना कर रहा है। अगर हमको इफेक्ट करता है तो यहाँ पे वीटो लगा देता है। मतलब उसको 193 देश से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपना देश से मतलब है। ठीक है, तो फिर भारत अपना हित कैसे पूरा करेगा? भारत भी तो पूरा अभी साउथ ग्लोब का लीड कर रहा है, भारत भी तो अपने शक्ति का यहाँ पे क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। तो आप उसको इग्नोर कैसे करोगे? तो भारत भी चाहिए उसको अब परमानेंट मेंबर, और मुझे लगता है कि 1-2 साल में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा सकारात्मक। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि अभी क्या है, 15 जो है मेंबर है इसमें, सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर, जो 5 होते हैं परमानेंट वाले, 10 होते हैं अस्थायी वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेवलप कंट्री वाले हैं ना वो बोलते हैं कि हम जो है ना संख्या बढ़ाएंगे, सुधार करेंगे, लेकिन अस्थायी वाला में। ठीक है, अस्थायी वाला में हम संख्या बढ़ाएंगे और इनको कोई वीटो पावर नहीं देंगे। बोलेंगे अच्छा मतलब आप रखेंगे वीटो और हम खाएंगे नॉन वीटो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोहरा नीति नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, सब नियम सबके लिए बराबर होंगे। क्लियर है? तो भारत जो है, अब भारत को इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। अगर भारत मेंबर बन जाता तो फायदे क्या होंगे? तो वैश्विक लेवल पे जो भी मसले हैं, जो भी महत्वपूर्ण मसले हैं, उसमें भारत की सहमति आवश्यक हो जाएगा। आज भी कुछ भी ग्लोबल पे होता है ना तो भारत के यहाँ पर परमिशन लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत जो है ना, इनका जो डिप्लोमेटिक पावर है, जो कूटनीतिक है, पूरा देश को जो क्या कर सकता है, चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है भारत। ठीक है, तो इस तरह का न्यूज़ आपने देखने को मिला है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो हमें जो देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट वाला, बाकी ये सब तो रिपीट वाला टॉपिक हो गया। समय कितना हो गया? 13 मिनट हो गया। मेरे पास 7 मिनट और भी और है, 20 मिनट में पूरे पेपर को खत्म करना होता है। और इसी सिलसिले में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए हाँ, ये क्वेश्चन वन डे एग्जाम के लिए पूछेगा। भारत जो है ना आयात मतलब जो हथियार खरीदने में सबसे नंबर 1 हो गया पूरे विश्व में, याद रखिएगा। और भारत में जो सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है ना वो करता है रशिया, याद रखिएगा। रूस से जो है हम लोग 37% जो है लगभग क्या खरीदते हैं, अपना हथियार खरीदते हैं। पहला फैक्ट। अब यूरोपियन जो कंट्री होता है ना वहाँ पे सप्लाई कौन करता है? वहाँ करता है अमेरिका। ठीक है, वहाँ पे सबसे नंबर 1 में कौन आता है? अमेरिका आता है। अब पाकिस्तान को भी देख लीजिए, पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है। आपको पता है ना, डिप्लोमेट में एक चीज़ कहावत है कि आप अपने मित्र को बदल सकते हैं, अपने दोस्त को बदल कर सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, और यही जो प्रिंसिपल जो सभी देश इसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भले वो कर रहा है आतंकवाद को लेकर, लेकिन उसको जो सबक सिखाना भी हमारा ही कर्तव्य है। ठीक है,
क्योंकि अगर आप भारत के पड़ोसी हैं तो आपको जो है भारत के प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है आपके भी संप्रभुता को सम्मान करता है, तो आपको मेरे भी संप्रभुता को सम्मान करना होगा। अगर आप इस तरह की बात नहीं करेंगे तो फिर जवाब ही देना भारत जानता है, क्योंकि जिस भाषा में लोग बात करते हैं भारत उसी भाषा में समझाने का पावर रखता है। क्लियर है? चलिए, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या देख रहे थे, हाँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार जो है यहाँ पे हो गया, तो पाकिस्तान को सप्लाई कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे डॉलर को लेकर। पिछला बार बीपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछ दिया कि डॉलर दे दिया, युआन दे दिया और पौंड दे दिया, बोला कि सबसे महंगा करेंसी कौन है। तो आपको बता दें, वर्तमान में ना कुवैत का जो रियाल है ना सबसे महंगा करेंसी है। डॉलर जो है लगभग 83 रुपये के आसपास है, और यूरो आपका जो है 105 रुपये के आसपास है, और आपका पौंड स्टर्लिंग जो है 90 रुपये के आसपास है, युआन आपका 12 रुपये के आसपास है। तो ये सब देख के रखिएगा कौन करेंसी जो है बाहर से कितने मजबूत है कितने कमजोर है, क्योंकि मैचिंग के फॉर्म में पिछली बार पूछा गया था। ठीक, चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं ओपेनहाइमर क्या है। देखिए, ऑस्कर में जो है ना ओपेनहाइमर को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ओपेनहाइमर वनडे एग्जाम के लिए पूछेगा किस फिल्म को मिला है, ओपेनहाइमर मिला है। फिर आपको बता दें कौन सा जो है हीरो कौन थे, मतलब इसमें अभिनेता किसको जो मिला है, तो इसमें क्रिस्टोफर को जो है ना यहाँ पे मिला है क्या, जो डायरेक्टर का अवार्ड मिला क्रिस्टोफर को। और यहाँ पे अगर अभिनेता की बात करें तो अभिनेता का मैंने नाम यहाँ पे हाईलाइट किया था, मुझे दिख नहीं रहा है। खैर, महिला में आप देख लीजिए, यहाँ पे महिला में भी मुझे नाम नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। हाँ, एमा स्टोन जो है ना अभिनेत्री में है, एमा स्टोन याद रखिएगा। और जो यहाँ पे अभिनेता के रूप में थे उनका नाम मैं देख लूँगा, समय बर्बाद हो जाता है। कहानी देखिए, ओपेनहाइमर में क्या कहानी को डील करता है, इसमें जो है ना जो 1945 में जो परमाणु हमले हुए थे, परमाणु बम कैसे बना था, ठीक है, उसके लिए कैसे परीक्षण किया गया था, उसके बारे में जो है ओपेनहाइमर जो है फिल्म में दर्शाया गया है। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय बिना इसके दूर परिणाम को सोचे बिना आपने परमाणु परीक्षण कर लिया, इसके क्या दुर्गामी परिणाम होंगे, कितना जो है विश्व के लिए खतरा होगा। तो इन तमाम पहलुओं को इग्नोर करके जो यहाँ पर परीक्षण किया गया था, इसी पे फिल्माया गया है ये फिल्म। आप इसको ध्यान में रखेंगे, वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग देश दुनिया में क्या देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, अग्नि 5 के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो गया। अग्नि 5 जो है ना, हम लोग पता ही है मिशन देवी शास्त्र जो है जुड़ा हुआ अग्नि 5 में, और ये जो इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है ना भारत ने बना लिया है, और भारत जो कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। आपको ये भी बता दें कि ओडिशा के जो है अब्दुल कलाम द्वीप भी वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसको यहीं पर जो है परीक्षण किया गया है। फिर आपको ये भी बता दें कि ये डीआरडीओ जो है इसको अग्नि 5 को बनाया है। डीआरडीओ को स्थापना 1958 में हुआ था, याद रखेंगे। इसके जो हेड है ना, अभी जो डायरेक्टर हैं, वी कामत करके नाम है उनका, याद रखें, वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसमें एक और खास बात है, अग्नि 5 मिसाइल में इसका जो प्रोजेक्ट है ना, जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो महिला है, और इनका एक टीम है, महिलाओं का टीम, जो इसमें काफ़ी योगदान दिया है। तो महिलाओं को लेकर भी आप यहाँ पे जब आपका ऐसे वगैरह आएगा ना महिलाओं को लेकर, तो आप अग्नि 5 का जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मिशन दिव्यशास्त्र का यहाँ जिक्र कर सकते हैं आप। चलिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, आगे मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। तो मुझे क्या खास देखने को मिलता है, इस सब आर्टिकल को आपको स्किप करना है, और बहुत कुछ तो मुझे स्किप करना पड़ जाता है, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, वही चीज़ को हम कवर करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ओलंपिक को लेकर, ओलंपिक पता है ना 2024 का पेरिस फ्रांस में होने वाला है, तो इसको लेकर जो है यहाँ पे ये आर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और पिछले बार जो ओलंपिक जब हुआ था ओलंपिक, तो उसमें भारत ने 7 मेडल जीता था। भारत का रैंकिंग था 48, वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक गोल्ड मेडल जीते थे, जो आपको पता है नीरज चोपड़ा है ना, नीरज चोपड़ा जी, उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक के। तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। और मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है इस आर्टिकल में। और फिर आई होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे, और किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका या हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है ना, प्लीज़ फीडबैक देखिए लोग कमेंट करते हैं, और उसको मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो अगला दिन जो है मुझे और भी बेहतर करना है। तो इस तरह के थॉट हमारे मन में जो है आपके जो है फीडबैक के बाद ही, आपकी जो रिएक्शन के बाद ही मुझे मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमें जो है आप अपना फीडबैक देते रहें। धन्यवाद।